नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल सुनील एकेडमी। दोस्तों, आज हम साइंस के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई पिछली परीक्षाओं के हैं। तो दोस्तों, यह बीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले बिहार की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस सेशन में हम 70 प्रश्न का अभ्यास करेंगे और बाकी बचे हुए प्रश्नों को अगले सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है जो बीपीएससी द्वारा 65वीं बीपीएससी प्री का प्रश्न है जो 2019 में ली गई थी। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी थी? लिनियस, लैमार्क, मेंडल या डार्विन? उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डार्विन की पुस्तक है ये, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसके बारे में कुछ हम लोग संक्षिप्त में देख लेते हैं कि दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। यह जो बुक है वो डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इसके द्वारा प्रस्तुत विकास को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहते हैं। जो चार्ल्स डार्विन जो है ये कहाँ के जैव विकासवाद थे? तो ये थे इंग्लैंड के, और इन्होंने ही ये पुस्तक का लिखा है, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह सारे प्रश्न बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के हैं जो पहले ले चुके हैं। जो 2000 ये प्रश्न जो है 2017 का प्री का। तो आइए इसका प्रश्न देखते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? देखिए, कुछ साइंस के जो कुछ शब्द होते हैं वो इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, लेकिन इसको हिंदी में बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और ख़ासकर इंग्लिश मीडियम वाले। तो यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। मानव तंत्र में इंसुलिन मेटाबॉलिज्म किसको नियंत्रण करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट को। तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इंसुलिन अग्नाशय में अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय में अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं को, ये ध्यान से देखिएगा इस वर्ड को, कि इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज में ग्लाइकोन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। ग्लूकोज किसका स्वरूप है? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये जो है इससे संबंधित कुछ और जानकारी मिलेगी, इससे आप लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के हैं। तो यह सब आगामी शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, कौन सा एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या सल्फाडाइजिन? तो इन चारों में से या उपयुक्त में से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है ई, इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि ये पेनिसिलिन जो है ये भी एंटीबायोटिक है, और ये जो है ऑप्शन नंबर डी सल्फाडाइजिन, ये भी क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। तो इसके बारे में और कुछ आगे जानकारी देखते हैं। आगे है, इसमें क्या क्या कहता है कि उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए, बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अतः अभी इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ई हो गया, क्योंकि एक से अधिक है। इसका राइट आंसर है ई, यानी पेनिसिलिन भी है एंटीबायोटिक है, और सल्फाडाइजिन, ये दोनों एंटीबायोटिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा है? गेहूँ,
जौ, चावल या मक्का? ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये 63वीं बीपीएससी प्री का 2017 में ली गई थी, उसी का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखते हैं कि आंसर है सी, चावल। चावल में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। इसमें कहता है कि उपयुक्त विकल्पों में चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। जब 100 ग्राम चावल जो है, 100 ग्राम चावल को जब हम पकाते हैं तो उसमें कितना मिलता है कार्बोहाइड्रेट? 25.5 ग्राम, यानी 1/4 कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में, यह देखिएगा कि वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। तो चावल में क्या मिलता है? चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और इसमें 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 1/4 यानी 25% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कहता है कि कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि का विज्ञान, जंतुओं की अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कीट संवर्धन कहलाता है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। कीट संवर्धन जो होता है, कीट संवर्धन जैसे केचुआ कंपोस्ट खाद में जैसे गाँव में हम लोग बनाते हैं, तो कीट संवर्धन जैसे क्या होता है कि जैसे केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ किसको का मित्र कहा जाता है? क्योंकि ये ज़मीन को क्या करता है? पोली बनाता है, और ज़मीन में क्या होता है? वायु और नमी के कारण उसमें अच्छी फसल होती है। तो केचुआ क्या होता है? कृषकों का मित्र होता है, और एवं भूमि की आंत में कहा जाता है, एवं भूमि की आंत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एवं उत्तम जैव उर्वरक है। तो हम लोग देखते हैं कि गाँव में केचुआ बनाया जाता है, तो केचुआ के द्वारा ही खाद्य पदार्थ अच्छे कंपोस्ट में बनते हैं, और उससे ज़मीन काफ़ी उर्वरक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, या ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिकता और विचरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो जेनेटिक्स से हम लोग अनुवांशिक और विचरण का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 7 है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों एवं तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जो गर्भ में भ्रूण होते हैं उसका विकास जानने के लिए हम लोग किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन ए है एक्स किरण, सूक्ष्म तरंगे, पाराध्वनि तरंगे, या पाराबैंगनी किरणें। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाराध्वनि तरंगे जो होती है उसी के द्वारा हम लोग गर्भ में जो भ्रूण का विकास होता है उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। ये जो प्रश्न है 67वीं बीपीएससी प्री में 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये सारे प्रश्न हम प्रीवियस ईयर प्रश्न है बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आगामी शिक्षक बहाली के लिए। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न इसी के बारे में कुछ और देख लेते हैं जानकारी। अगला प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो यहाँ कहता है कि सच्चा फल नहीं है। अब बताइए सच्चा फल और झूठा फल। यहाँ तो हम लोग सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सभी जो है फल ही है। सेब भी फल है, अंगूर भी फल है, खजूर भी फल है, आलू बुखारा भी फल है। तो यहाँ तो प्रश्न आ गया क्या कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या दिखा रहा है कि सेब है। तो सेब जो है, सेब को क्या बोलते हैं कि ये कच्चा फल, ये सच्चा फल नहीं है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं इसके बारे में कि क्यों सेब सच्चा फल नहीं है। तो देखिए जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, तो ऐसे फल को असत्य फल या मतलब असत्य फल कहते हैं इसको,
फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि सेब, काजू और नाशपाती, ये तीनों क्या है? ये तीनों असत्य फल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी, जो ये सारे मशहूर लकड़ी है, उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सारे जो पौधे हैं जैसे पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस, ये सारे मशहूर जो लकड़ी है, ये बोलता है कि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, किन पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? तो इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है आवृत्ति बीजी, एक बीजपत्री, अनावृत्ति बीजी या द्विबीजपत्री। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृत्ति बीजपत्री है। तो इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। क्या कहता है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी जो है उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष है। ये कोण के समान होता है। ये जो इस टाइप का पौधा होता है ना, ऐसे करके पौधा होता है, कोण में क्रिसमस ट्री जैसा होता है ना, ऐसे करके बना होता है, कोण टाइप में पौधा इसका बना होता है। तो देखिए, तो कोणधारी वृक्ष है। ये सभी क्या है? अनावृत बीजी कहलाते हैं। ये अनावृत बीजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लौंग जो है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पत्तियाँ, शुष्क तने, शुष्क बीज या शुष्क पुष्प कली। तो हम जानते हैं, ये देखिए बीपीएससी द्वारा 56 और 59 प्री 2015 में आयोजित की गई बीपीएससी द्वारा एग्जाम के प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी समय से आगामी शिक्षक बहाली में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए लौंग क्या है? लौंग है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौंग जो है शुष्क पुष्प कली है। ये लौंग जो है शुष्क पुष्प कली है। तो देखिए अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फल से, तना, जड़, फूल की कली। तो लौंग जो है, लौंग इस साइज में रहता है, ऐसे रहता है। तो ये जो क्या होता है, ये फूल जो है ऐसे कली जो रहती है, कली बंद हुई कली रहती है। तो ये क्या है? फूल की कली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आयोजित की गई परीक्षा के प्रश्न है। तो सारे प्रश्न पीवाईक्यू प्रश्न है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी शिक्षक बहाली के लिए। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़। क्या कहता है कि लौंग जो होता है, लौंग को इंग्लिश में क्लोव्स बोलते हैं। लौंग जो है बंद कलिया या पुष्प कलिका है, जिनका प्रयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिक है। देखिए साइजिजियम एरोमेटिक इसका वानस्पतिक नाम है, जो कि कूलमिट्रेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। जो लौंग है इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है, क्योंकि वहीं से लौंग की शुरुआत प्राप्ति हुई थी, तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है, तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार ओवल जैसी होती है। तो इसकी उत्पत्ति इंडोनेशिया को माना जाता है कि इंडोनेशिया देश से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं। तो देखिए कहता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये इसका प्रश्न का बाकी ऑप्शन कट हो गया है, तो इसको अगले सेशन में देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। परागण की सुपरिभाषा है। ऑप्शन देख लेते हैं।
परागण की सुपरिभाषा क्या है? परागकण का पराग केसर में क्लोम छिद्र तथा स्थानांतरित होने की क्रिया। ऑप्शन बी है परागकण का अंकुरन। ऑप्शन सी है परागनली का बीजाणु तक पहुंचना। ऑप्शन डी है कीटों का फूलों तक पहुंचना, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। तो परागण की सुपरिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परागकण का पराग केसर में क्लोम छिद्र तथा तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया ही क्या है? परागण है। तो इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। परागण में पुष्प के पराग केसर के पराग कण स्थानांतरित होकर पुष्प के स्त्री केसर या क्लोम छिद्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 14 नंबर। पादपकली है, एक भ्रूण टहनी है, एक भ्रूणीय पत्ती है, एक भ्रूणपोष है, या एक बीज है। तो ये पादपकली जो है एक भ्रूणीय टहनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए यह 56 और 59 बीपीएससी प्री 2015 में परीक्षा में पूछी गई प्रश्न है। तो पादपकली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। आइए इसके बारे में कुछ और संबंधित जानकारी देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। तो वनस्पति विज्ञान में क्या कहते हैं? किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15 नंबर है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहते हैं उसे? जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, या सैक्यूलेंट। तो देखिए यह बीपीएससी 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्री जो है 2011 का प्रश्न है। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, ऐसा पौधा जो नमक में मिट्टी होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पे उगते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हेलोफाइट। उसको क्या कहते हैं? हेलोफाइट। आइए इसके संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं। लवण जो इसको बोलते हैं कि लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट। देखिए यहाँ पे ये मृदोद्भिद यह शब्द है जो काफ़ी बहुत लोगों को कुछ जानकारी ही नहीं इस शब्द के बारे में। तो हिंदी का जो है ना, साइंस का हिंदी का कुछ शब्द ऐसा है जो कभी देखा ही नहीं गया। मतलब बहुत सारे बच्चों को या ऐसा कठिन शब्द होता है जो उसको इंग्लिश में ही पढ़ने में आसानी होती है। तो देखते हैं कि लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणायुक्त जल में पैदा होते हैं, यानी वैसी मिट्टी में जहाँ पे ज़्यादा जल ज़्यादा नमक पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि उस लवणायुक्त यानी ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा नमक पाई जाती है वैसे स्थान को, वैसे मतलब जहाँ पे पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि मरुदोद्भिद, समदोद्भिद, गैलोफाइट, या डी है लवण मृदोद्भिद। तो इसका राइट आंसर यही है कि लवण मृदोद्भिद, क्योंकि लवण मृदोद्भिद को ही वैसे पौधे कहते हैं जो जहाँ पे नमक ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ पे वो होते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है कि देखिए EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय के, यकृत यानी लीवर के, अग्नाशय यानी पैंक्रियास के, या मस्तिष्क के। तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। मस्तिष्क के निगरानी के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG बोलते हैं। निम्न इसी की निगरानी के लिए किसका? मस्तिष्क के निगरानी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए यह 64th बीपीएससी 64वीं बीपीएससी प्री का प्रश्न है जो 2018 में लिया गया था। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बारे में इससे संबंधित देखते हैं कि EEG मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है।
ईईजी क्या है कि मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि जो होता है उसको मापने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18 है। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, क्या है? इंफ्रारेड, यूवी, माइक्रोवेव या एक्सरे। तो इसका राइट आंसर है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है इसका राइट आंसर है, जो मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। देखिए, इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं कि इंफ्रारेड विकिरण, आईआर इसको बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं, या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 19 नंबर प्रश्न है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है अनुकूल, सहभागिता, उत्परिवर्तन या बहुगुण सूत्रता। तो ये जो प्रश्न है 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में जो आयोजित की गई थी उसी का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? उत्परिवर्तन। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ और जानकारी देखते हैं कि वैज्ञानिक का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार, मतलब आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा कई जातियों के उत्पन्न की जाती है। तो ये देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ है, ये है, इसमें क्या कहता है कि जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव प्राप्त होते हैं उसमें जिसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन। मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो ये है लैंगिक जनन। देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए या ऑप्शन डी डीएनए, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है डीएनए। जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो वो है डीएनए। डीएनए ही उत्तरदायी है। ये देखिए, यह प्रश्न 2016 बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी। 2016 में जो आयोजित की गई थी उसी का प्रश्न है। तो देखिए, अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यह प्रश्न 56वीं और 59वीं प्री का प्रश्न है जो बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा का जमा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। देखिए, इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि शरीर में ऊर्जा होगा तभी तो किसी काम को हम लोग कर पाएंगे। तो शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है
जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त के विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाते हैं। कहाँ पे जमा हो जाते हैं? यकृत एवं मांसपेशियों में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न सभी लोग बता देंगे इसके बारे में। यह प्रश्न उतना हार्ड नहीं है कि मानव शरीर में होता है, कितना परसेंट मानव शरीर में पानी होता है? ये सभी लोग जानते हैं कि लगभग 70% मानव शरीर में क्या होता है? पानी होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। तो ये तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि विटामिन जो जब शरीर में रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का आवश्यकता होती है, किस विटामिन के कारण होता है? तो ये है विटामिन के। विटामिन के कारण ही यह शरीर में रक्त का थक्का बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं और जानकारी कि विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, यानी विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है? शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ एंथीमोरहेगिक कहते हैं। इनकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर रहता है। देखिए ये जो होता है ब्लड क्लोटिंग जो होता है, मतलब थक्का जमना, खून का जब थक्का जमता है शरीर में, तो ये किसके कारण होता है? विटामिन के कमी के कारण होता है। और देखिए इस कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन भी आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि क्या होता है? रुधिर अधिक, यानी ब्लड जो है अधिक बह जाने के कारण यही डर बना रहता है कि अधिक बह जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद विषों व प्रतिवर्ष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों में प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि प्रतिस्कंदक जो है विषों के प्रतिविष प्रतिकारक यानी एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी एंथीमोरहेगिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर यानी अधिक ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को क्या है? अगोकैल्सीफेरोल कहते हैं। तो विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर विटामिन D2। निम्नलिखित में से किस विटामिन को, यानी आगाकैल्सीफेरोल को विटामिन डी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक सेकंड, देखिए इसके बारे में कुछ और संबंधी जानकारी दी गई है कि विटामिन D2 को आगाकैल्सीफेरोल कहते हैं जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सीफेरोल कहते हैं। इसको कहते हैं विटामिन D2 को बोलते हैं आगाकैल्सीफेरोल और विटामिन D3 को कहते हैं कोलीकैल्सीफेरोल। विटामिन D3 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में वह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडा, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28 है कि मानव शरीर ये क्या हो जाता है बार बार। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ये कहाँ पे होता है? यकृत में, त्वचा में,
फुसफुस में या वृक्क में? तो इसका राइट आंसर है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो वो है यकृत में। यह बीपीएससी 2016 में पूछे गए प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ और जानकारी दी गई है कि मानव शरीर में यकृत जो है विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा क्या रहती है? संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल मतलब ये आँख से संबंधित होता है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। देखिए अभी बोले हैं कि रेटिनॉल जो है वो आँखों से संबंधित है। रेटिनॉल से क्या कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोपैथेलीमिया, या नाम भी ऐसा है ना, रेटिनॉल, जीरोपैथेलमिया, टोकोफेरोल, बेरी, साइनोकोबालमीन, रक्ताल्पता, आर्गोकैल्सीफेरोल, रिक्टस। तो अभी हम लोग पिछले ही प्रश्न में देखे हैं। तो इससे संबंधित क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये सारे सही सुमेलित हैं और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो टोकोफेरोल है इससे बेरी संबंधित नहीं है। इससे बेरी क्या है? संबंधित नहीं है। तो देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए ये रतौंधी का कारण बनता है। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाती है। तो रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्लैथलमिया रोग होता है। साइनोकोबालमीन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी कोलीकैल्सीफेरोल D3 तथा आर्गोकैल्सीफेरोल D2 की कमी से बच्चों में रिक्टस रोग हो जाता है। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरोल विटामिन ई की कमी से। तो देखिए एक बार इसको, रेटिनॉल जो है आँख से संबंधित है और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता होता है, जिसको साइनोकोबालमीन बोलते हैं। और विटामिन डी जो है कोलोकैल्सीफेरोल D3 तथा आर्गोकैल्सीफेरोल D2 की कमी से बच्चों में क्या होता है? रिक्टेस हो जाता है। रिक्टेस जो होता है इसको याद रखेंगे कैसे? इसको याद रखेंगे फेरोल से इसको याद रखेंगे। कोलीकैल्सीफेरोल D होता है और D3 होता है आर्गोकैल्सीफेरोल की कमी से बच्चों में रिक्टेस नामक रोग पैदा होता है। और बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरोल की कमी विटामिन ए की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 संतरा क्या होता है? संतरा हम लोग विटामिन B1 संतरा दिखा रहा है। विटामिन डी कोड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, या विटामिन के एल्फाल्फा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश एक कोड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर जो है व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। तब विकल्प ई सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो देखिए इसका दो ऑप्शन इसमें नहीं है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसको कहते हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। B12 होता है। B12 देखिए इसका ऑप्शन में आगे आएगा सी B12।
इसका ऑप्शन में आगे आएगा, पर इसमें है नहीं। तो देखिए इसके बारे में जानकारी दी गई है कि कोबाल्ट क्या है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की कार्य की साइकोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत, विटामिन B12 के जो है महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु, बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के बारे में। और क्या है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो कि संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13 है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। RH कारक, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्रदाता के अंश। तो देखिए इसके बारे में और देखते हैं कि क्या कहता है कि आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होता है, यानी RH कारक में भी क्या होता है? यह संगत होता है। इसके बारे में क्या बताया गया है कि रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। यानी एक बंदर थे जिसका नाम रीसस था, उसी पे क्या किया था? इन्होंने प्रयोग किया था और RH कारक की खोज की थी। किसने की थी? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्तों में की थी। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 34 क्या कहता है कि लाल रक्त कणिका वाहिनी जंतु है। लाल रंग क्या है? कि कणिका वाहिनी जंतु है। ऑप्शन ए मेढक, केचुआ, सर्प, मोर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोर। लाल रक्त जो है कणिका विहीन है, कणिका विहीन जंतु है। क्या है? मोर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 35, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? एस्फेरोमीटर, अनीमोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर या एममीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त जो दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वह है एस्फिग्मोमैनोमीटर। यह देखिए यह प्रश्न 48वीं और 52वीं BPSC परीक्षा में ली गई थी। अगला प्रश्न है, अच्छा इसी का देख लेते हैं कि मनुष्य का औसत रक्तचाप जो होता है यानी जो BP जो होता है वो क्या है? 120/80 होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्था होती है। पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। पहले को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं तथा दूसरे को क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पे प्रकुंचन दाब 120 मिलीलीटर Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर एस्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 36 है। प्रश्न 36 है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 100 सीसी, 1200 सीसी, 1000 यानी 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त जो होता है प्रवाह होता है। इसके बारे में देख लेते हैं कुछ और जानकारी कि वृक्क जो है मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। किसका काम होता है? ये वृक्क का काम होता है।
मनुष्य वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दीली करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन के बारे में है कि इंसुलिन है वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है। यह 2016 में आयोजित की गई बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न है कि इंसुलिन एक प्रोटीन है। आइए इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि इंसुलिन पैंक्रियाज तथा अग्नाशय के अंतरस्रावी भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड है, प्रोटीन है, जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपचय को नियंत्रित करता है, उपपाचय को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो अभी देखें कि हार्मोन कौन सा है। आरएनए, इन्वर्टर्स, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। देखिए इसके बारे में इसका ऑप्शन पूरा दिया नहीं गया है। तो महिला सेक्स हार्मोन के बारे में एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, तो इसके बारे में कुछ जानकारी नीचे दी गई है, वो देख लेते हैं कि महिला सेक्स हार्मोन क्या है। कि एस्ट्रोजन है, एंड्रोम है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 वर्ष से 52 वर्ष तक होता है। देखिए प्रमुख एस्ट्रोजन, एक सेकंड दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रमुख एस्ट्रोजन स्टेडियाल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, और उसमें क्या है? सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। अगला इसी के बारे में कुछ और देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन के दो लक्षण उत्तक होते हैं। दो लक्षण क्या है? उत्तक होते हैं। स्त्रियों के गर्भाशय तथा इसके स्तन शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों के पेशियों को सिकोड़कर दूध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। दुग्धपालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। अगला प्रश्न है ये क्या हो गया? रुक ही न रहा। देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनलीन, थायरोक्सिन या इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन में आयोडीन मिली होती है। इसके बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं कि थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए
उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रिपिन है, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोक्ट्री कोशिकाओं करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। देखिए इसका यह 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 42 नंबर है कि पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। तो देखिए इसका दो ऑप्शन है नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंत में। जो पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है वह कहाँ होती है? तो ये आंत में होती है। देखिए इसके बारे में दिया गया है कि पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलम के नीचे स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सॉरी, ऑप्शन दिया नहीं है। एक छोटी सी ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में, कहाँ पे होती है? ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, आंत में नहीं होती है। सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 43 नंबर, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पर्णहरित, बी वायुमंडल, सी प्रकाश, डी मृदा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पौधे जो है अपना पोषक तत्व मृदा से प्राप्त करते हैं। तो यह देखिए 67वीं बीपीएससी परीक्षा का जो री एग्जाम हुआ था 2022 में, उससे प्रश्न लिया गया है। हरे पौधे, देखिए इसके बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रोफिक होते हैं, अर्थात ये कार्बनिक पदार्थों भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे पौधे जो होते हैं भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधों द्वारा जल व अकार्बनिक तत्व भूमि से प्राप्त किया जाता है तथा अकार्बनिक तत्व भूमि में खनिजों के रूप में उपस्थित होते हैं। ये खनिज तत्व या पोषक तत्व कहलाते हैं तथा इनका पोषण खनिज पोषण कहलाता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 44 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या पेरोक्सीसोम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। यह बायो का प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा ही पत्तियां जो है, हरे पौधे की जो पत्तियां है वह सूर्य की रोशनी में क्या करता है? श्वास लेता है, अपना भोजन बनाता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 45 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पोदक CO2 है, O2 है, ऊर्जा है, शर्करा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधों के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। किससे करते हैं? फोटोसिंथेसिस जो होता है वह क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे का जो हरा भाग होता है सूर्य की प्रकाश में ऊर्जा को ग्रहण कर क्या करता है? सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? ऊर्जा ग्रहण करता है। ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड, वायु से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा यानी नीचे से जल को शोषित करता है, H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिला होता है? कार्बोहाइड्रेट मिला होता है सूर्य की ऊर्जा से। देखिए यहाँ CO2 से, H2O से, यानी कार्बन, ऑक्सीजन और वाटर, यह तीनों से क्या मिला होता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो देखिए एक एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रवधान रचना तथा उत्पोदक बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को, और पानी को लेते हैं और क्या करते हैं? ऑक्सीजन को निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह है 6CO2
6CO2 2 प्लस 12H2O प्रकाश परिवहन करता है तो क्या बनता है C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। देखिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, क्लोरोप्लास्ट द्वारा, राइबोसोम द्वारा या परऑक्सीसोम द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट द्वारा। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट द्वारा। देखिए इसके बारे में और जानकारी दी गई है कि क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित तथा क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एक सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। कब बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 47 है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो शक्ति स्रोत है, द पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। यह सेल का क्या होता है? पावर हाउस होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए यह 64वीं बीपीएससी परीक्षा में यह प्रश्न आया था जो 2018 में लिया गया था। तो सारे प्रश्न हैं बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के, तो यह सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसको अच्छे से देख लीजिए तो काफ़ी आपको सहायता मिलेगी आने वाली वैकेंसियों के लिए। अगला प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? फूल, पर्ण, बीज, कली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण जो है बीज में मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 49 है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक जो औषधि है कौन सा है? क्विनीन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरोमफेनिकोल, एस्प्रिन। देखिए इसमें थोड़ा हिंदी में पढ़ने में थोड़ा तकलीफ होती है क्योंकि इस सब का इंग्लिश जो हो तो आदमी आसानी से पढ़ ले, लेकिन इसमें ऐसा शब्द आ जाता है जो काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन सा प्रतिजैविक औषधि है इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए क्लोरेम्फेनिकोल जो है एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। ये इसका उपयोग किस में किया जाता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसके उपचार में किया जाता है। या देखिए अगला है कि सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? एक से अधिक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी, दोनों इसका राइट आंसर है। प्रतिजैविक औषधि जो है सल्फागुआनिडीन है और क्लोरोम्फेनिकोल है, तो इसलिए इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए अगला प्रश्न है 50 नंबर है कि टाइफाइड तथा क्लोरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रमण रोग के, वायु जन्य रोग के, जल जन्य रोग के। और देखिए इसका और जो है वो दिया गया है लेकिन इसमें कट गया है कि टाइफाइड है क्या? टाइफाइड तथा कोलेरा जल जन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड किससे होता है? दूषित जल के कारण टाइफाइड होता है। या कोलेरा जो होता है वो किसके कारण होता है? तो दूषित जल हम लोग ग्रहण करते हैं उसी के कारण टाइफाइड और कोलेरा होता है। तो जल जन्य रोगों के उदाहरण है टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कोलेरा का कारण विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। तो देखिए आज हम लोगों ने 50 प्रश्न किया। टाइफाइड और कोलेरा
जलजन्य रोग है। ये दूषित जल के कारण ये होता है, मनुष्य को होता है। तो देखिए आज हम लोगों ने 50 प्रश्न किया और ये सारे प्रश्न जो है बीपीएससी द्वारा जो पहले आयोजित की गई परीक्षा है उसी के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी शिक्षक बहाली में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए आगे का सेशन हम लोग अगले वीडियो में, आगे का जो प्रश्न जो है हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको वीडियो जो है हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन घंटी ज़रूर बजाइए। और हम लोग आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।